नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 18 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप सेशन पे बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज़ व्हाट यू गेट स्टार्टेड, हैबिट इज़ व्हाट कीप्स यू गोइंग। बिल्कुल सही बात है, जिम रोइन के द्वारा ये कहा गया है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने का प्रेरणा देती है, लेकिन हैबिट यानी कि आपका जो आदत है वो आपको चलते रहने में प्रयास मदद करता है। इसलिए आप हमेशा हैबिचुअल बनिए। ठीक है, मोटिवेशन तो आपको मिलते ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना। हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स यानी कि ICA कांग्रेस 2023 कहाँ शुरुआत हुई है इसका? तो ये जो शुरुआत हुई है अबू धाबी में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस अबू धाबी में इसका शुरुआत किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस अबू धाबी में 2000 के इसका जो थीम है वो क्या है? समृद्ध ज्ञान समाज, ये इस बार का थीम है। और इसमें 5 विषय पर बात हुआ है, जैसे शांति और साहीन गुणता, उभरती प्रौद्योगिकियां, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स समाधान, अस्थायी ज्ञान, सतत ग्रह, अभिलेखागार, रिकॉर्ड और जलवायु परिवर्तन, विश्वास और साक्ष्य, पहुंच और यादें। ठीक है, ये 5 विषयों पर इसमें ज़्यादातर बात हुआ है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के महानिदेशक करते हैं। ठीक है, ICA कांग्रेस अबू धाबी 2023 में जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकियों, शांति और सहिष्णुता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल रईसी ICA कांग्रेस अबू धाबी 2023 की उच्च संगठन समिति के अध्यक्ष हैं। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, इसे भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा जिनको भी इंग्लिश बोला। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पब्लिक सर्विस यूनिट बन गई? पब्लिक सेक्टर यूनिट का ये बन गया है। ठीक है, कौन सा POC कंपनी बन गया है? एकमात्र है ना, फोर्ब्स का सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कंपनी में। ठीक है, तो ये बन गया है नन अदर देन NTPC। ठीक है, NTPC ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। NTPC एकमात्र कंपनी है जो कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी है। ऐसे NTPC का जो रैंक है वो है 261वां जो है ये 700 कंपनियों में। ठीक है, लेकिन भारत का एकमात्र कंपनी जो है फोर्ब्स के लिस्ट में सूची में शामिल होने वाला वो है NTPC। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए, इसमें भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह NTPC लिमिटेड को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, यह इस बात का प्रमाण है कि NTPC में लोगों का व्यवहार दुनिया के शीर्ष कंपनियों से के बराबर है। हर साल फोर्ब्स शीर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र बाजार अनुसंधान के माध्यम से विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची प्रकाशित करता है। तो इसमें 700 कंपनियों में जो भारत का NTPC है उसका रैंक आया है 261, लेकिन भारत का एकमात्र कंपनी इसमें शामिल है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए 2023 में फोर्ब्स ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में 7वीं वार्षिक सूची बनाने के लिए मार्केट रिसर्च फर्म रेसिस्टेंट के साथ साझेदारी की थी। ठीक है, तभी ये जाके ये बन पाया। ठीक है, इसने NTPC के प्रगतिशील प्लांट लोडेड फैक्टर से पहले के लोग दृष्टिकोण और निरंतर प्रक्रिया सुधार के माध्यम से अपने मानव संसाधनों के विकास और प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता दी है। प्रगतिशील लोगों की नीतियों और हस्तक्षेपों ने इसके कार्यबल को चुस्त और भविष्य के लिए तैयार रहने को मदद किया है। ये भी इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन
करने में विफल होने वाले किस भुगतान बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? यानी कि कौन सा पेमेंट बैंक है जिस पे ये आरबीआई के द्वारा 5.39 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाया गया? तो ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर इतना रुपए लगाया गया है जुर्माना। क्यों लगाया जाता है जुर्माना? क्योंकि देखिए आरबीआई के द्वारा कुछ कुछ नियम कानून बनाया हुआ है, अगर उस कानून को नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपको पेनल्टी भरना होगा। ठीक है, तो वही उल्लंघन हुआ है। आपको मापदंड जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको नहीं फॉलो कीजिएगा तो उसमें आपको पेनल्टी देना होगा। 12 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए मापदंड का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक्स को इतना करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है, पेटीएम बैंक ने नो योर कस्टमर के तहत कुछ नियामक प्रावधानों के साथ साथ दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस बढ़ाने के मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, जैसे कि भुगतान बैंकों की लाइसेंसिंग शर्तों को बताया गया है। तो जब लाइसेंस जो शर्त में बताया गया है नियम एंड कानून, अगर उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, कहने का यही मतलब है। ठीक है, और इसलिए बहुत सारे चीज़ है जो कि ये फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको ऊपर जुर्माना लगा है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च किया गया है? तो नीलगिरी ताहर जो है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है नीलगिरी ताहर। अब देखिए नीलगिरी ताहर जो है ये एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री के द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ये भी याद कर ले। उन्होंने नीलगिरी ताहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों को किताबों की भी वितरण की है। ठीक है, इसके बारे में स्कूली छात्रों को किताब भी बांटा गया है कि नीलगिरी ताहर है क्या, इसको जाने। नीलगिरी ताहर की आबादी वितरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ और नीलगिरी ताहर को उनके ऐतिहासिक आवासों में फिर से शामिल करने के लिए 25 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इससे नीलगिरी ताहर प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में मदद मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक तरह से आप टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स का भी बात किया जा रहा है। वन विभाग ने कोयम्बटूर में एक परियोजना का कार्यालय भी स्थापित किया है। इस परियोजना के लिए एक पूर्णकालीन परियोजना निर्देशन और 4 वरिष्ठ अनुसंधान अधियोगिताओं की भी नियुक्ति किया गया है। ठीक है, ये अब देखिए नीलगिरी ताहर क्या है, ये पश्चिमी घाट के संपूर्ण विस्तार में लेकिन छोटे से खंडीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलगिरी ताहर की मौजूदा आबादी यानी कि तार हो गई है, उसका स्थान नुकसान और शिकार के कारण गंभीर तनाव में है। ठीक है, यह लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची के तहत संरक्षित है। ठीक है, उसके बाद देखिए WWF इंडिया द्वारा 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जंगली में इसकी आबादी 3122 ये अनुमानित किया गया है और ये तमिलनाडु की राजकीय पशु के रूप में भी नामित है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नीलगिरी ताहर। चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2023। ठीक है, 14 अक्टूबर। अब यहाँ देखिए हर साल ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन यानी कि IEC अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO के सदस्य द्वारा इसको मनाया जाता है। जैसे हम लोग ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेते हैं ना, वही वाला। उसके बाद इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर के कई विशेषज्ञों के प्रति आभार व्यक्त करना और जिन्होंने स्वैच्छिक तकनीकी मापदंडों को विकसित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए 2023 में मानक दिवस का जो थीम है वो क्या है? बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG को शामिल करना। ये इस बार का थीम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, आपको मालूम होगा कि BIS के तहत ही सारे गाड़ी वगैरह भी खरीदे जाते हैं। BIS है, ये सब जो है ना BS6
ये सब जो अभी नया गाड़ी चल रहा है वो सब यही सब मापदंड के मतलब अंदर में ये सब आता है। ठीक है, देश ने भर में अपने क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को मजबूत नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता केंद्रीय गतिविधियों की एक विकसित श्रृंखला का भी आयोजन करने का मानक दिवस मनाया है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इम्पॉर्टेंट दिवस है ये, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसको बार बार हम लोग अब लास्ट में रिपीट करेंगे एक बार, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूजा स्पेशल ट्राम जो कि खबरों में है, ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए ट्राम जो है अभी एकमात्र कौन सा देश का एकमात्र राज्य है जहां पे अभी ट्राम चलता है, वो है नन अदर देन पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो कि अभी मालूम होगा कि पूजा स्पेशल क्यों चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस पूजा है, इसलिए यहाँ पे पूजा स्पेशल ट्राम चलाया जा रहा है। ट्राम क्या होता है? तो जो रोड पे चलने वाला जो ट्रेन होते हैं उसको ट्राम हम लोग बोलते हैं, इसे भी याद कर लीजिए। उसमें जनरली दो डब्बा होता है। पूजा स्पेशल ट्राम को दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को विरासत पदनाम की स्मृति और कोलकाता ट्रामवे की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह दुर्गा पूजा से लेकर नए साल तक टॉलीगंज से लेकर बालीगंज मार्ग पर यात्रा करता है। कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्रामवे 1873 में ये शहर में चलना शुरू हुआ था, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम होगा कि दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था पिछला साल, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में लॉरियस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा जी को लॉरियस राजदूत के रूप में, यानी कि लॉरियस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए नीरज चोपड़ा ये पुरुष भाला फेंक चैंपियन, विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस राजदूत के रूप में नामित किया गया है। 2022 में इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी चुना गया था, नवाजा गया था। ठीक है, लॉरियस में नीरज चोपड़ा की रुचि एथलीट के नेतृत्व वाले संगठन के बारे में अधिक जानने के बाद आई, जो कि खेल की प्रति परिवर्तनकारी शक्ति का सम्मान करता है। ठीक है, उन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड को अपना समर्थन देने का वादा किया है। लॉरियस 300 से अधिक कार्यक्रम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर में युवाओं के खिलाफ असमानताओं और भेदभाव को खत्म करना। नीरज लॉरियस एम्बेसडर के रूप में पीढ़ियों से विशिष्ट एथलीट के रूप में अनूठी टीम में शामिल हुए हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तो नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो से इंपॉर्टेंट है, और अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2022 हुआ, ठीक है, उसमें गोल्ड भी जीत के लाए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसका बारे में सेशन ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे प्रोवाइड किया गया है? तो ये किया गया है माइकल डगलस को। ये एक हॉलीवुड अभिनेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस, यानी कि ये डायरेक्टर भी है, ये 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, माइकल डगलस ने अपने कैरियर के दौरान 2 एकेडमिक पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार भी जीता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये कब कब जीते हैं इसमें यहाँ पे मेंशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1998 में निरस्त्रीकरण मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति दूत भी नियुक्त किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, माइकल डगलस जी को। ठीक है, इस साल की शुरुआत में उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी ओर से भी सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत है ये 1999 से किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा की दुनिया में उनके असाधारण योगदान के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 13 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा सागर परिक्रमा कहाँ से शुरू किया गया है? तो देखिए सागर परिक्रमा जो है ये प्रोग्राम ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये इसे शुरू किया गया है चेन्नई से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चेन्नई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि सागर परिक्रमा मछुआरे की जागरूकता और चुनौतियों को समझने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। उन्होंने भारतीय तटरक्षक जहाज सूरज पर यात्रा की। सूरज सबसे पहले कृष्णपट्टिनम में उतरा जहां मछली भोजन उत्सव था। 14 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम और नेल्लोर जिलों में केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा यहाँ पे दौरा किया गया। इसे भी याद कर लीजिएगा। सागर परिक्रमा का पहला जो भाग है ये 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से इसको शुरू किया गया था। ये पहला चरण था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना। और ये अभी जो लॉन्च हुआ है ये 10वां चरण है। ठीक है। अब 9 अक्टूबर 2023 को चेन्नई तमिलनाडु सागर परिक्रमा जो चरण है ये 9वां संस्करण ये तमिलनाडु में शुरू किया गया था और 10वां जो है ये चेन्नई में किया गया है। राज्य के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरा हुआ था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। सागर परिक्रमा को 9 चरण पूरे हो चुके हैं और 9 तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 4115 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। ठीक है, ये तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, दीव और दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, निकोबार समूह, ये सब सारे लोग शामिल हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को किन 2 देशों के बीच फेरी सेवा शुरू किया गया है? यानी कि देखिए फेरी सेवा जहाज वाला जो होता है स्टीमर, वो सेवा शुरू किया गया है। तो ये किसके कौन 2 देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा वो 2 जगह है भारत और श्रीलंका के बीच। 14 अक्टूबर को नागपट्टिनम और से लेके काके संथुराई ये श्रीलंका में है और नागपट्टिनम भारत में है। ठीक है, फेरी सेवा शुरू किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री ईवी वेलू और रघुपति ने वर्चुअल तौर पर यानी कि वीसी के माध्यम से इसको इनोग्रेट किए। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। अगर मौसम अच्छा रहा तो जहाज 3 घंटे में कांके संतुराई बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दोनों देशों को जोड़ने वाले पुल की वकालत करने पर कवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि श्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाफना को श्रीलंकाई लोगों के बीच जीवन के पूर्ण निर्माण के लिए सहायता की पेशकश की है। ठीक है, श्रीलंका के मंत्री डिसिल्वा के मुताबिक तमिल मन्नार और रामेश्वरम के लिए सेवा जल्द ही शुरू किया जाएगा। ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमारा अगर आपको टीचिंग मेथडोलॉजी अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।